हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मैथ के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। और ये मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, ठीक है। इससे पहले हम लोग पिछले 7 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। जो लोग पिछले 7 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किए हैं वे लोग जाएँ और जाके पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें, ओके। और आपको बता दें कि ये सीटेट 7 जुलाई 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उससे आगे भी जो सीटेट के एग्ज़ाम आएंगे उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है भाई, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना आपका नॉलेज और आपका अनुभव बढ़ेगा, ठीक है। और टाइम का मैनेजमेंट भी सही होगा, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में टाइम का मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओके। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, PYQ विथ डिटेल सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिटेल सॉल्यूशन के साथ, और इजी टू हार्ड क्वेश्चन। अब जो है हम लोग धीरे धीरे इजी क्वेश्चन से हार्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 2 1 2 3 3 6 4 8 14 9 4 8 4 उपयुक्त आंकड़ों के बहुलक माध्यक तथा परिसर का माध्य है। क्या है भाई, बताइए। माध्य निकालना उत्तरी। चलिए ठीक है, देखिए स्पेस ही नहीं है भाई। देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसे हम लोग आरोही क्रम में लिखेंगे, ठीक है। आरोही क्रम में लिखेंगे तो कैसे होगा, किसको लिखेंगे, इस अंक को, ठीक है। आरोही क्रम में लिखते हैं भाई। 1 2 2 3 3 4 4 4 6 8 9, यहाँ पर 8 रहेगा, 8 9 14, ओके। अब इसको काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। पदों की संख्या कितनी है भाई, 13, ठीक है। n बराबर पदों की संख्या 13 है। अब माध्यांक निकालना है ना, तो देखिए स्पेस नहीं है, निकालते हैं यहाँ पर। देखिए माध्यांक बराबर क्या होता है, n + 1/2, ओके। तो n कितना है भाई, 13 है, + 1/2 बराबर 14/2, 2 सत्ते 14, ठीक है। 7 आ गया, 7 आ गया, यानी सातवां पद। 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका माध्यांक जो है 4 आ गया, ठीक है। सातवां पद क्या है, 4 है ना, 4 आ गया। अब परिसर निकालना है। परिसर बराबर क्या होता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ठीक है। बड़ी संख्या कितनी है, 14 है, ठीक है। और छोटी संख्या 1 है, तो 14 - 1 बराबर 13 के, ठीक है। ये परिसर निकल कर आ गया, ठीक है। 14 - 1 बराबर 13 के, ये परिसर है। देखिए भाई स्पेस नहीं है, इसलिए मजबूरन जो है ऐसे सॉल्व करना पड़ रहा है। तो आप लोग समझ रहे हैं ना। अब क्या करना है, देखिए अब बहुलक माध्याक व परिसर का माध्य निकालना है। बहुलक कितना है भाई, बहुलक मतलब कि कौन सी ऐसी संख्या है जो अधिक बार आई है, तो 4 है। 4 बहुलकों की संख्या कितना है, 4 है। देखिए 1 2 3, 4 जो है 3 बार आया हुआ, उससे अधिक और कोई अंक नहीं आया, ठीक है। तो बहुलक हो जाएगा 4 आपका। तो 4 प्लस माध्यांक कितना भाई, 13, माध्यांक नहीं, बहुलक और +4, ठीक है। ये दोनों एक बहुलक हो गया। बहुलक की संख्या कितनी है भाई, 4 है। मतलब 4 जो है अधिक संख्या है, 4 जो है अधिक बार आया है। और माध्यांक कितना निकल कर आया था भाई, 4 निकल कर आया था ना। सातवां पद कौन था, 4 था ना, 4 निकल कर आया। और उसके बाद और क्या था,
माध्य ना, माध्य, माध्य कितना था 13 प्लस 13 अपान 3, ठीक है 3। तो आगे देखते हैं, देखिए कितना था, यहाँ पर लिखते हैं 4 प्लस 13 अपान 3 बराबर 13 में 4 जोड़ दिए 17, 17 में 4 जोड़ दिए 21, 21 बटा 3, 3 सत्ते 21, 7, यही आपका आंसर हो गया भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? उनको उच्च उपलब्धि वालों के साथ बिठा देंगे या फिर अच्छा ना करने के परिणाम को समझाएंगे, या फिर अभ्यास के लिए अधिक टेस्ट देंगे, या फिर कारणों का निदान करेंगे और उपचारिक कदम उठाएंगे? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, कारणों का निदान करेंगे और उपचारिक कदम उठाएंगे। ठीक है, जब कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो एक शिक्षक के रूप में हम कारणों का निदान करेंगे और उपचारिक कदम उठाएंगे। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, गणित के समावेशी कक्षा में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए आपकी क्या नीति होगी? क्या नीति होगी भाई, बताइए, जल्दी बताइए। गणित में उच्च अंक प्राप्त करने वालों के साथ उनके जोड़ बना देंगे, या फिर उनके लिए वैकल्पिक अध्यापन अधिगम और आकलन पद्धति की अभिकल्पना करेंगे, या फिर शिक्षार्थियों को विशेष शिक्षक के पास भेजेंगे, या फिर गणित के बदले कोई दूसरा विषय देंगे? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, उनके लिए वैकल्पिक अध्यापन अधिगम का आकलन पद्धति की अभिकल्पना देंगे। ठीक है, गणित में समावेशी कक्षा में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए हम उनके लिए वैकल्पिक अध्यापन अधिगम का आकलन पद्धति की अभिकल्पना करेंगे। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, गणित में शिक्षार्थी की रुचि और अभिरुचि को परखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन नीतियाँ प्रयुक्त हो सकती हैं? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन फर्स्ट है पोर्टफोलियो, परियोजना, कागज पेंसिल परीक्षण, या फिर मौखिक परीक्षा, कागज पेंसिल परीक्षा, कक्षा की सहभागिता, या फिर जांच सूची, पोर्टफोलियो, कागज पेंसिल परीक्षण, या फिर जांच सूची, पोर्टफोलियो, परियोजना, कक्षा की सहभागिता। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, जांच सूची, पोर्टफोलियो, परियोजना, कक्षा की सहभागिता। ओके, गणित में शिक्षार्थी की रुचि और अभिवृत्ति को परखने के लिए जांच सूची, पोर्टफोलियो, परियोजना, कक्षा की सहभागिता मूल्यांकन नीतियां प्रयुक्त हो सकती हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, कक्षा 7 की गणित शिक्षिका नीता गणित के कक्ष में सर्वेक्षण पर आधारित बहुत सारी परियोजनाएं यानी प्रोजेक्ट देती है। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है क्या भाई? इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है? समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करना, या फिर प्रामाणिक कौशलों को एकत्रित करने का अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करना, या फिर कक्ष की एकसरता को भंग करना, या फिर वैकल्पिक आकलन के लिए इसका उपयोग करना? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए।
देखिए, ये समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करना, सही है भाई, पहला ऑप्शन सही है। और दूसरा है प्रामाणिक आंकड़ों को एकत्रित करने का अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करना, ये भी सही है भाई। ठीक है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों के दोनों सही हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए बी दोनों सही हैं। ठीक है, गणित शिक्षिका नीता कक्षा 7 की गणित की कक्षा कक्ष में सर्वेक्षण पर आधारित बहुत सारी परियोजनाएं यानी प्रोजेक्ट देती है। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करना है, ठीक है, तथा प्रमाणित आंकड़ों को एकत्रित करने का अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करना है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित नहीं है? बताइए भाई, कौन सा पद परिभाषित नहीं है? समतल, बिंदु, रेखा, चतुर्भुज के विकर्ण। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए, बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, बिंदु। ठीक है, सबसे पहले रेखा देख लीजिए। रेखा किसे कहते हैं? रेखा वह एक बिंदु होता है जो दोनों दिशाओं में विस्थापित हो सके। ठीक है, देखिए, एक बिंदु है, यहाँ से रेखा इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है। ठीक है, रेखा वह एक बिंदु है जो दोनों दिशाओं में विस्थापित हो सके। ठीक है, रेखा कहलाती है। रेखा किसे कहते हैं? रेखा वह एक बिंदु होता है जो दोनों दिशाओं में विस्थापित हो सके, रेखा कहलाती है। ठीक है, और एक वर्ड आता है विकर्ण। ठीक है, विकर्ण, विकर्ण। ओके, एक वर्ड आता है विकर्ण। किसी चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। ठीक है, देखिए, इस प्रकार का ऐसे ये जो है ये है विकर्ण। ठीक, किसी चतुर्भुज, ठीक, किसी चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। ठीक है, देखिए, सभी रेखाएं मिला रही हैं, ए बी सी डी, ये विकर्ण है। ठीक है, और देखिए, देखिए अब है समतल। ठीक, समतल किसे कहते हैं भाई? समतल किन्हीं 3 या 3 से अधिक रेखाओं द्वारा एक समान रूप से घिरी आकृति समतल कहलाती है। ठीक है, समतल किसे कहते हैं? किसी 3 या 3 से अधिक रेखाओं द्वारा एक समान रूप से घिरी आकृति समतल कहलाती है। ठीक है, नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अतः बिंदु परिभाषित नहीं किया जा सकता। ओके, इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है? बताइए भाई, इनमें से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? सामान्यीकरण, मानसिक चित्रण, या फिर माप, या फिर क्रम परिवर्तन? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, माप। ठीक है, बीजगणित में मेजरमेंट यानी माप महत्वपूर्ण नहीं है। ओके, बीजगणित में माप महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि सामान्यीकरण, मानसिक चित्रण तथा क्रम परिवर्तन बीजगणित के प्रमुख पहलू हैं। मापन रेखा गणित का प्रमुख पहलू है। ओके, मापन जो है रेखा गणित का प्रमुख पहलू है भाई, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, गणित में प्रश्न रखने का अर्थ है विषय वस्तु में प्रश्नों का सृजन करना, प्रश्नों को हल करने में असमर्थता, या फिर कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना, या फिर प्रश्न हल करना। ऑप्शन नंबर सी सही है, कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना। ठीक है, गणित में प्रश्न रखने का अर्थ है कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना। प्रश्न पूछने वाले छात्र अंतः प्रेरित होते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए,
गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक में होते हैं बहुत सारे, क्या होते हैं भाई, बहुत सारे, बताइए। प्रमेय और उनकी उत्पत्ति, या फिर समन्वयन के लिए प्रश्न, या फिर अभ्यास प्रश्न, या फिर हल किए हुए प्रश्न। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, हल किए हुए उदाहरण। ठीक है, हल किए हुए प्रश्न बोल रहे थे भाई, हल किए हुए उदाहरण। ठीक है, गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे हल किए हुए उदाहरण होते हैं, क्योंकि हल किए हुए उदाहरण से अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट का निर्माण होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रत्येक विषम प्राकृतिक संख्या एक अभाज्य संख्या है। उपपत्ति की निम्नलिखित विधियों में से किसका प्रयोग उपयुक्त कथन के प्रमाण या खंडन हेतु किया जाता है? देखिए, प्रतिवाद द्वारा उपपत्ति, या फिर खंडन विधि, या फिर प्रत्यक्ष विधि, या फिर प्रतिस्थिति द्वारा उपपत्ति। बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, खंडन विधि। ओके, प्रत्येक विषम प्राकृतिक संख्या एक अभाज्य संख्या है। वे संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं जो दो से विभाजित ना हो सकती हैं। इसकी उत्पत्ति की विधियों में खंडन विधि का प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, गणित में दुश्चिंता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है? बताइए भाई, कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है? पाठ्यक्रम, विषय की प्रकृति, परीक्षा पद्धति, या फिर लिंग। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, लिंग। ठीक है, गणित में दुश्चिंता के लिए लिंग घटक उत्तरदायी नहीं है। गणितीय समस्या के समाधान में लिंग घटक की कोई भूमिका नहीं होती है, जबकि पाठ्यक्रम, विषय की प्रकृति एवं परीक्षा पद्धति समस्याओं को जटिल या सरल बनाते हैं, अर्थात दुश्चिंता के विषय हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या -5/6 तथा 7/8 के बीच में नहीं है? इसको निकालना पड़ेगा भाई, चलिए निकालते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए -5/6। ठीक है, -5/6 को भाग दीजिए भाई, आ जाएगा -0. अरे 6 से 5 में भाग देंगे तो जाएगा, नहीं तो दशमलव लगाएंगे। ठीक है, 0. उसके बाद 50 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? 6, यहाँ 50 हो जाएगा, तो 6 48। ठीक है, 8 ये दशमलव है भाई, याद रखिएगा। 48, 49, 50, 2 बचा, 2 में फिर से शून्य लग जाएगा, 6 18। ठीक है, फिर 2 बच गया, फिर 2 में शून्य लगाएंगे, तो फिर 6 18। ठीक है, अब 3 आता जाएगा, तो इसके बाद नहीं लिखते भाई, 0.833। ठीक है, अब 7 का निकालते हैं। देखिए, 7/8, तो इसमें भाग दीजिए, इसमें भाग देने पर कितना आएगा? -0. इसका आ जाएगा 0.875। ठीक है, 0.875 आ जाएगा। समझ में आ रहा है भाई ना, कैसे आ रहा है? देखिए, बता रहे हैं आपको यहाँ पर। देखिए, ये 7 है ना, 7 से 8 में भाग देंगे। ठीक है, तो 7 में 8 से भाग जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, 1 मिनट भाई, देखिए दशमलव लगाएंगे, उसके बाद भाग देंगे। यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 70 हो जाएगा। ठीक है,
तो कितना होगा 8 अठाई 64, ठीक है 8 अठाई 64, 64 हो गया। 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 6 बचेगा, तो शून्य लग जाएगा यहाँ पर। 8 8 छक 8 सत्ते 56, ठीक है 8 सत्ते 56, 50 से 56। अब फिर से 10 में से 6 जाएगा तो 4 आ जाएगा। 8 3 24, 8 चौक 32, ठीक है यहाँ पर शून्य लग जाएगा भाई। 8 चौक 8 पंच 40, ठीक है 8 पंच 40, पूरा कट गया। ओके, यहाँ पर 5 आ गया, ऐसे आया भाई, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ऐसे ही जितने भी ऑप्शन में दिए हैं, ठीक है जितने भी ऑप्शन हैं सबको करना है ऐसे भागबिल से, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं निकाल करके भाई। यहाँ पर देखिए 11 भागे 12, ठीक है तो दशमलव लगाएंगे। देखिए पहले माइनस, फिर 0, फिर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ शून्य बढ़ जाएगा, तो कितना होगा 12 9 108, ठीक है 12 9 से भाग दे दीजिए, 12 9 108, बचा कितना 10 है, 10 में से 8 गया 2 बचा, ठीक है तो फिर से शून्य लग गया। 12 1 9 12, कितना बच गया भाई 10 में से 2 चला जाएगा तो 8 बचेगा, फिर से शून्य लग जाएगा, तो 12 छक 72, ठीक है 12 छक 72। और फिर से 10 में से देखिए एक शून्य है ना, शून्य को 8 में से 1 दे देगा शून्य को, तो शून्य जो है 1 को पा करके 10 बन जाएगा, तो 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर से आ जाएगा 8 छक 48, अब 6 6 आता ही जाएगा, ठीक है भाई, इसलिए ये कटेगा नहीं, 8 छक 48 आता जाएगा, 8 छक 72, 8 छक 72 बोले हैं, 12 छक 72, 12 छक 72 आता जाएगा, ठीक है तो 9.16 यही जो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ओके, -11/12, -11/12 जो है -5/6 तथा 7/8 के बीच में नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ब्रैकेट में है 3/8 का होल पावर -2 इंटू -4/5 का होल पावर क्यूब, ठीक है। इसका व्युत्क्रम लिखना है भाई, ठीक है व्युत्क्रम। चलिए इसका व्युत्क्रम निकालते हैं। देखिए यहाँ पर व्युत्क्रम देखिए कैसे निकाला जाता है भाई। देखिए क्वेश्चन था 3/8 का होल पावर 2, ठीक है ये बड़ा ब्रैकेट है भाई, इंटू -4/5 का होल पावर -क्यूब, इसी का व्युत्क्रम निकालना है, ठीक है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा करना है भाई, व्युत्क्रम बता रहा है तो आपको समझ जाइएगा, व्युत्क्रम मतलब अपोजिट। तो चलिए निकालते हैं। देखिए पलट दीजिए भाई, 8 की घात 8/3 होल पावर माइनस नहीं भाई, पॉजिटिव में आ जाएगा, जब मतलब अंक पलट दिए जाएंगे तो जो है घातें पॉजिटिव में आ जाएंगी, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए इंटू 5/-4 की पावर 3, ठीक है ये हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए भाई देखिए
इसको लिख सकते हैं हम देखिए 8 की पावर 2 है ना, तो 8 को 2 बार लिखेंगे 8 इंटू 8, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 5 की पावर कितनी बार है भाई, 3 बार है, तो 5 को 3 बार लिखेंगे। 1 मिनट भाई, 3 लिख रहे हैं। 5 को 3 बार लिखेंगे। 5 अपान। उसके बाद फिर देखिए नीचे 3 है, 3 को 2 बार लिखेंगे, 3 इंटू 3। अब फिर जो है -4 है, -4 को भी 3 बार लिखेंगे, इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4, ठीक है, ये हो गया। अब 8 × 64, ठीक, 8 का 8 में गुणा हो जाएगा, 8 × 64 इंटू 5 × 25, 25 पंजे 125, इतना हो गया, अपान 3 × 9 इंटू 4 चौक 16, 16 चौक का 64 -64, ओके, इतना हो गया। अब 64 से 64 कट जाएगा, बचेगा कितना भाई, आपको बचेगा। अब देखिए इसके बाद आगे का स्टेप यहाँ पर देखिए कितना था, 64 अपान 125 अपान 9 इंटू -64, ठीक है, इतना ब्रैकेट में था, बड़े ब्रैकेट में। अब 64 से 64 काट दीजिए, बचा कितना, 125 -9, ठीक है, व्युत्क्रम कर दीजिए, -9 अपान 125, यही आपका आंसर हो गया, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यदि 13 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2 का होल पावर 3/2 बराबर 6 की घात 3 इंटू ए, तो ए का मान ज्ञात कीजिए भाई। चलिए ज्ञात करते हैं भाई। देखिए 13 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2, ठीक है, 1 मिनट, पहले ही 13 को ब्रैकेट में लिख दिए। देखिए 13 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2 पूरे का पावर 3/2 बराबर 6 की पावर 3 इंटू ए, ठीक है, इतना था। अब 13 तिरहिया में 169, ठीक है, 13 तिरहिया में 169 माइनस 5 25, 25 पूरे का पावर 3/2, ओके, बराबर 6 की घात 3 इंटू ए, इतना हो गया ना। अब इसके बाद देखिए 169 में से 25 घटा दीजिए, आपका आ जाएगा 144 पूरे का पावर 3/2 बराबर 6 की क्यूब इंटू ए, इतना आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, स्किप कर रहे हैं भाई, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए उसके बाद क्या आएगा, 144 का पूरे का पावर 3/2 बराबर 6 की पावर क्यूब इंटू ए था, ठीक, इतना था। अब इसका वर्ग कितना होगा भाई, 144, 12 बरहिया में 144, ठीक है, 12 का वर्ग 2, ठीक है। अब इसका पूरा वर्ग 3/2 बराबर 63 बोले हैं, 6 की घात 3 इंटू ए, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद जो होगा
देखिए आपका हो जाएगा, देखिए 2 से 2 पावर कट जाएगा ना, तो आपका आ जाएगा 12 की पावर 3, ठीक है, 12 की पावर 3 बराबर 6 की पावर 3 इंटू ए, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं 12 की पावर क्यूब अपान 6 की पावर क्यूब, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे, अब इसको हम 12 की पावर क्यूब को 12 गुणे 12 गुणे 12 लिख सकते हैं, है ना, 12 गुणे 12 गुणे 12 लिख सकते हैं, अपान 6 की पावर क्यूब है तो 6 को भी 3 बार लिख सकते हैं, 6 गुणे 6 गुणे 6, ठीक है, इतना हो गया। अब काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ठीक है, 2 2 2, ओके, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है, इसके बराबर निकल कर आ जाएगा 8। एक मिनट भाई, देखिए आगे देखते हैं भाई, देखिए यहाँ पर तो कितना आया था, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8, ठीक है। अब 8 किसका क्यों घन है भाई, 8 2 का घन है, ठीक है, इसलिए ए बराबर 2 का घन 3, ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा भाई, 2 की घन 3, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, यदि x अंडर रूट 243 बराबर y अंडर रूट 867 है, जहाँ x और y सहअभाज्य संख्याएं हैं, तब x माइनस वाई का मान है, क्या है भाई, बताइए, x माइनस वाई का मान क्या होगा। देखिए, x इंटू अंडर रूट 243 बराबर y इंटू 867, ठीक है, इतना है। अब या x इंटू अंडर रूट 3 इंटू 81, ठीक है, लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं ना, मतलब x इंटू अंडर रूट 243 को ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि 81 से 43 में गुणा करेंगे तो 243 आ जाएगा। उसके बाद फिर देखिए बराबर y इंटू अंडर रूट 3 इंटू 289 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 से 289 में गुणा करेंगे तो आपका 867 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए इसके बाद 9x, ठीक है, 81 का वर्ग क्या होगा भाई, 81 का वर्ग कितना होगा बताइए, 9 होगा ना, 81 का वर्ग 9, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9x बराबर 289, ठीक, 289 का वर्ग कितना होगा भाई, 17 होगा, ठीक है, 17x लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं x अपान वाई बराबर 17/9, ठीक है।
अंश हर की तुलना करने पर x बराबर 17 तथा y बराबर 9 जिन दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो वे सहभाज्य संख्याएं होती हैं। अतः 9 और 17 सहभाज्य संख्याएं हैं। ओके, अब इसके बाद क्या था, मान पूछा ना, x माइनस वाई का मान पूछा है। तो x माइनस वाई बराबर 17 माइनस 9, ठीक है, 17 माइनस 9 बराबर 8 के, यही आपका आंसर हो जाएगा भाई। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, a के उन सभी संभावित मानों जिनके लिए 4 अंकीय संख्या 5, 4, 7 a 3 से विभाज्य है का योग है। क्या है भाई, इसका योग क्या है बताइए। अब 4 अंक की संख्या बराबर कितना है, 5, 4, 7 a, ठीक। ये विभाज्य तभी होंगी जब 5 प्लस 4 प्लस 7 प्लस a इनका योग 3 से पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे 5, 4, 9, 9, 7, 16, ठीक है। 16 प्लस a अर्थात 16 से अधिक मान के लिए 3 के गुणज 18, 21, 24, 27, 30 आदि होंगे। तो a के स्थान पर क्या रखें कि भाई 3 से डिवाइड हो जाए, तो a के स्थान पर 18 रखेंगे, ठीक है। तो a बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, 2 आएगा, क्योंकि भाई a के स्थान पर 2 रखे हैं ना, 18 हुआ तो 3 छक 18 तभी कटा। और अब 16 प्लस a के स्थान पर कितना रखेंगे भाई, तो अगला स्टेप कटेगा, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, तो 16 में कितना जोड़ेंगे, 16 4 20, 5 रखेंगे, ठीक है। a के स्थान पर 5 रखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 21, ठीक है, 21 आ जाएगा। और 16 में कितना जोड़ना पड़ा कि 3 से विभाज्य हो जाए, तो a बराबर कितना आ जाएगा भाई, 3, ठीक है, 3 नहीं भाई सॉरी 5, ठीक है, 5 जोड़े हैं ना 16 में 5 जोड़े हैं तो 21 हो गया, 3 सत्ते 21 डिवाइड हो गया। अब 16 में कितना जोड़े कि अगला स्टेप आए, 16 में 5 के बाद 3 जोड़िए, 16 में 8 जोड़िए, ठीक है। अब इसके बाद जो है 16 में 8 जोड़ना पड़ेगा। देखिए 16 प्लस 8 बराबर 24, ठीक है, 3 अट्ठे 24, तो यहाँ पर a बराबर कितना जोड़ा गया भाई, 8 जोड़ा गया, a बराबर है सब में 8 जोड़ा गया तो 24 हो गया, तो 3 अट्ठे 24। अब देखिए अब क्या करना है, a एक अंक है, अतः इसका मान 9 से अधिक नहीं हो सकता, अतः a के संभावित मान हैं 2 है, 5 है, 8 है, ठीक है। अब इनका योग कर लीजिए भाई, यहाँ पर योग कर दे रहे हैं भाई, इस क्यों जो है दूसरी स्लाइड लाइन देखिए, 2 प्लस 5 प्लस 8 बराबर 8 7 15, 15 हो गया, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया भाई 15, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। समझ में आ गया ना। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए x की पावर 4 माइनस 256
एक्स की पावर क्यूब माइनस 4x² प्लस 3x माइनस 12 और एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का एक सार्वगुणनखंड है। क्या है भाई? सार्वगुणनखंड। देखिए वैसे तो न्यूमेरिकल काफ़ी लॉन्ग आते हैं, तो इसमें टाइम जो है ज़्यादा लॉस होगा, तो हम तो कहेंगे कि भाई पहले दूसरे जो आपको आते हों वो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद ही मैथ पर फोकस कीजिए, क्योंकि मैथ में लगेंगे ना तो टाइम ऐसे लुप्त हो जाएगा कि आपको कानो कान खबर नहीं होगा। इसलिए पहले मैथ को तो मत टच करिएगा भाई, पहले बाकी के सब्जेक्ट सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद फिर जो है मैथ पर फोकस करिए। ठीक है, देखिए ये सब भाई टाइम खाने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, फिर भी कर दे रहे हैं। देखिए देखते जाइए, फटाफट से सॉल्व करेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखिए एक्स की पावर 4 माइनस 256 बराबर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 4, एक मिनट भाई, 4 का स्क्वायर अपान पूरे का स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं ना हम। अब देखिए इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एक ब्रैकेट में और एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर एक ब्रैकेट में, इतना लिख सकते हैं ना। अब अगला स्टेप देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 4 एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 4, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए आगे, इसके बाद आगे देखिए भाई, देखिए यहाँ पर एक्स की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12। अब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 4 और प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, बचेगा कितना, एक्स माइनस 4, ठीक है, इतना बचेगा। इसके बाद आगे बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में एक एक्स माइनस 4, इतना हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, उसके अगला स्टेप है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, ठीक है। उसके बाद देखिए अब x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4, ठीक है, माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 बराबर यहाँ पर एक ब्रैकेट में x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 4, ठीक है। दोनों में सारा गुणनखंड क्या है भाई, x माइनस 4 इसमें भी है, x माइनस 4 इसमें है, ओके। तो आपका सारा गुणनखंड हो जाएगा x माइनस 4 है, समझ लीजिएगा आप लोग। देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है, ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसको स्किप करते हैं भाई, ये भी लॉन्ग ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, समय बर्बाद करने वाले सभी क्वेश्चन हैं, देख लीजिए, इसको थोड़ा सा कम समय बर्बाद करेगा ये। x बराबर 1/9, y बराबर -3/4, तो व्यंजक 81 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर माइनस 72 XY का मान क्या होगा भाई। चलिए निकालते हैं फटाफट से। देखिए देखिए 81 एक्स स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर माइनस 72 XY बराबर 9x का होल स्क्वायर प्लस 4y
4y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 इंटू 4xy बराबर 9x माइनस 4y। ठीक है, इतना हम लोग लिख सकते हैं ना। उसके बाद अब देखिए प्रश्नानुसार, देखिए प्रश्नानुसार क्या है, x बराबर 1/9 बराबर नहीं भाई, अब y बराबर -3/4 है, इतना है ना। तो x बराबर कितना आया था 9 इंटू 1/9। ठीक है, y बराबर कितना आया था -4 इंटू 3/4, यही ना। अभी लास्ट में क्या आया था भाई 9x माइनस 4y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसी के बेस पर है ये, x के स्थान पर 9 रखा गया और y के स्थान पर 4 रखा गया। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे जो सॉल्व किया गया उसको देखिए, तभी समझ में आएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर भाई पूरे का होल स्क्वायर है। ओके, अब देखिए 9 से 9 कट जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा, ब्रैकेट हटेगा, बड़ा ब्रैकेट हटेगा भाई, तो 1 प्लस a1 बचेगा और a -3 बचेगा, तो प्लस में हो जाएगा 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर, और इसको और इजी लिख सकते हैं 4 चौक 16, 4 का वर्ग है ना, 4 चौक 16, 16 लिख सकते हैं। यही आपका आंसर है। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं, देखिए अभी की आयु अपनी बेटी की आयु से 2 गुना है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु अपनी बेटी की आयु की 4 गुनी थी। यदि बेटी की वर्तमान आयु x है तो अभी की आयु, चलिए भाई बेटी की वर्तमान आयु देखिए यहाँ पर, देखिए बेटी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, बेटी की वर्तमान आयु x वर्ष, तो अभी का वर्तमान आयु, ठीक है, अभी का वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, अभी का वर्तमान आयु 2x। अब 5 वर्ष पहले बेटी की आयु, 5 वर्ष पहले बेटी की आयु, 5 वर्ष पहले बेटी की आयु बराबर कितना हो जाएगा भाई x -5 हो जाएगा। ठीक है, और 5 वर्ष पहले अभी की आयु, 5 वर्ष पहले अभी, ठीक है, अभी की आयु बराबर कितना हो जाएगा 2x -5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं प्रश्नानुसार। देखिए अब 5 वर्ष पूर्व बेटी की आयु कितनी होगी भाई, 5 वर्ष पूर्व लिखते हैं, 5 वर्ष पूर्व बेटी की आयु, 5 वर्ष पूर्व बेटी की आयु इंटू 4। ठीक है, बराबर 5 वर्ष पूर्व अभी की आयु, 5 वर्ष पूर्व अभी की आयु
अभी की आयु 5 वर्ष पूर्व अभी की आयु कितनी होगी? तो देखिए लिखते हैं x माइनस 5 इंटू 4 बराबर 2x माइनस 5। ओके, अब इसके बाद क्या होगा? देखिए यहाँ पर 4x इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 2x माइनस 5, यही आपका आंसर हो जाएगा भाई। ओके, तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है 8% वार्षिक दर से जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, 6250 की एक राशि का चक्रवृद्धि मिश्र धन 2/3/4 वर्षों के पश्चात है। क्या है भाई, बताइए। देखते हैं। देखिए पहले वर्ष का ब्याज, ठीक है, पहले सब लिखेंगे नहीं भाई, वर्ष का ब्याज, ठीक है, पहले वर्ष का ब्याज बराबर कितना हो जाएगा? 6 गुणे बोले 6250 गुणे 8%, ठीक है, 8% गुणे 1/100, ठीक है, इतना हो जाएगा पहले वर्ष का। ठीक है, अब क्या होगा भाई? देखिए 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 का नम 5, 5 दूनी 10, 1 मिनट, 5 दूनी 10, 5 25, इतना हो गया ये। फिर 2 से काट दीजिए 8 को, 2 चौक 8। अब 125 गुणे, 1 मिनट भाई, 125 गुणे 4 कर दीजिए, आपका पहले वर्ष का निकल कर आ जाएगा 500, ठीक है, 500। अब क्या होगा? पहले वर्ष का मिश्र धन, ठीक है, पहले वर्ष का मिश्र धन बराबर कितना हो जाएगा? देखिए पहले वर्ष का मिश्र धन, पहले वर्ष का मिश्र धन बराबर 6250, 6250 प्लस 500, 6250 प्लस 500 बराबर आपका आ जाएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं भाई, ठीक है, 6750, ठीक है, इतना आ जाएगा आपका आंसर। आंसर नहीं भाई, पहले वर्ष का मिश्र धन आया है। ओके, अब आगे देखते हैं दूसरे वर्ष का, ठीक है। देखिए दूसरे वर्ष का, दूसरे वर्ष का ब्याज बराबर, दूसरे वर्ष का ब्याज बराबर 6750 इंटू 8% इंटू 1, ठीक है, इतना है अपान 100, ठीक है। वही प्रक्रिया इसमें भी है, 0 से 0 काट दीजिए, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 का नम 5, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, ठीक है, इतना आएगा ना। 5 तिहाई 15 नहीं होगा भाई, 5 तिहाई 15 तो 2 बचेगा ना, 5 25 हो जाएगा, 135, 2 चौक 8, ठीक है। अब 135, 1 मिनट भाई, 135 गुणे 4 कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, देखिए 135, ठीक, 135 का 4 में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा
540, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर नहीं भाई, दूसरे वर्ष का ब्याज निकला है। अब दूसरे वर्ष का मिश्र धन निकालना है। देखिए आगे देखते हैं। दूसरे वर्ष का मिश्र धन, दूसरे वर्ष का मिश्र धन निकालना है। अब मिश्र धन निकाल लिए भाई। देखिए 6750 प्लस 540, यही था ना, जोड़ दीजिए भाई दोनों को, आपका आ जाएगा 7290 यानी 7290, ठीक है। ये आपका दूसरे वर्ष का मिश्र धन निकल कर आया है। अब अंतिम का निकालते हैं भाई। अंतिम 3/4 वर्ष का ब्याज, ठीक है, 4 वर्ष का ब्याज, ठीक है। अंतिम 3/4 वर्ष का ब्याज बराबर कितना होगा भाई? 7290, ठीक है। 7290 गुणे 8 गुणे 3/4 है ना, तो 3 ऊपर चला जाएगा, और 100 गुणे 4, इतना हो जाएगा, ठीक है। काट पीट दीजिए भाई इसको काटने पीटने के बाद आपका आ जाएगा 437.4 रुपया, ठीक है। अब मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन बराबर, जोड़ दीजिए भाई सबको, जितना निकल कर आया है। देखिए 7290 प्लस 437.4, ठीक है। जोड़ दीजिए दोनों को, आपका निकल कर आ जाएगा 7727, ठीक है, 7727, ये 2 है भाई, ठीक है। और ये 1 मिनट फिर से लिख दे रहे हैं। देखिए 7727.4 रुपया, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया भाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 40% बट्टा देता है। उसका हानि अथवा लाभ प्रतिशत है, क्या है भाई? चलिए निकालते हैं। देखिए माना क्रय मूल्य, माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया, ठीक। माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया, अंकित मूल्य बराबर, एक मिनट, अंकित मूल्य बराबर 100 प्लस 40, ठीक है। अभी जस्ट हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है। 40 रुपया। क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपया। अंकित मूल्य 100 में 40 बढ़ा कर 100 में 40 जोड़ा गया है ना, यानी 140 हो जाएगा। अब 40% बट्टा देने के बाद विक्रय मूल्य, ठीक। 40% बट्टा देने के बाद विक्रय मूल्य, ठीक है। सब नहीं लिख पाएंगे, देखिए विक्रय मूल्य,
विक्रय मूल्य बट्टा देने के बाद विक्रय मूल्य बराबर 140 गुणे 60 अपान 100। ओके, काट दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 14 छक 84। ठीक, 14 छक 84 रुपया। ओके, अब आगे देखते हैं भाई, इसको स्किप कर रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए आगे, अब 100 माइनस 84 बराबर 16% की हानि हुई। ठीक, 16% की हानि होगी, हानि। ओके, समझ में आया ना कैसे हुआ? इस प्रकार के सवालों में हमेशा हानि ही होती है। ठीक है, बट्टा वाले सवालों में ना हमेशा हानि ही होती है। दिए गए प्रतिशत का आपस में गुणनफल के बराबर तथा 100 से भाग दिया जाता है। ठीक है, दिए गए प्रतिशत का आपस में गुणनफल के बराबर 100 से भाग दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हानि निकल कर आ जाती है। ठीक है, देखिए, नहीं तो एक तरीका और है। कितना था? क्रय मूल्य 40%, अंकित मूल्य 40%। ठीक, 40 गुणे 40 अपान 100। ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य बराबर 16% हानि। इतना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज के कोण 2:3:5:8 के अनुपात में हैं। इसके सबसे बड़े कोण के संपूरक तथा सबसे छोटे कोण के पूरक का योग क्या होगा भाई? चलिए करते हैं इसको। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर कितना होता है भाई? चतुर्भुज के, इसमें स्पेस ही कम है, चलिए ठीक है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग बराबर 360 होता है ना, 360 डिग्री। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। उनका अनुपातिक योग, उनका अनुपातिक योग बराबर 2 + 3 + 5 + 8 बराबर 18 के। ठीक है, समझ में आया? 5 3 8 2 10 8 18 के हो गया। अब सबसे बड़ा कोण, चलिए निकालते हैं भाई। सबसे बड़ा कोण लिखते हैं, सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण बराबर 360 गुणे 8 अपान 18। ठीक है, देखिए 9 दूनी 18, 9 चौक 36। ठीक है, 40 हो गया। अब 2 2 1 का नाम 2, 2 दूना 4 यानी 20 हो गया। 8 दूनी 16 यानी 160 डिग्री। ओके, 160 डिग्री आ गया। सबसे बड़ा कोण 160 डिग्री। ओके, अब उसके बाद आगे देखते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए भाई, स्किप कर रहे हैं। देखिए अब उसके बाद सबसे बड़े कोण का संपूरक। ठीक है, सबसे बड़े कोण का संपूरक
सबसे बड़े कोण का समपूरक बराबर 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री बराबर के 20, ठीक है, 20 डिग्री। अब उसके बाद सबसे छोटे कोण का पूरक, सबसे छोटे कोण का पूरक, सबसे छोटे कोण का पूरक बराबर 90 डिग्री माइनस 40, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप लोग कहाँ से आ रहा है। अगर आप लोग नोट डाउन किए होंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। सबसे छोटे कोण का पूरक 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री बराबर के 50 डिग्री, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा, स्किप कर रहे हैं। अब देखिए उसके बाद आगे, दोनों कोणों का योग, दोनों कोणों का योग, दोनों कोणों का योग बराबर 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री, ठीक है, बराबर के 70 डिग्री। ओके, यही आपका आंसर हो गया भाई, 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई के लिए निम्न कथनों में से कौन से सत्य हो सकते हैं? बताइए भाई, कौन से सत्य हो सकते हैं? चलिए सॉल्व करते हैं एक एक को लेकर के। देखिए क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख लीजिए, नहीं तो आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे भाई कहाँ से क्या क्या कैसे कैसे आ गया सवाल, और सॉल्व भी हो गया। तो आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से। देखिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। समकोण त्रिभुज में माना लंब बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। समकोण त्रिभुज में माना लंब बराबर 15 सेंटीमीटर, कर्ण बराबर 17 सेंटीमीटर। तो आधार बराबर, आधार बराबर कितना हो जाएगा भाई? 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में। ओके, अब 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 17 प्लस 15, ठीक है, एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में 17 माइनस 15 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। ये भी अंडर रूट में भाई, इतना लिख सकते हैं। अब इसके बाद आगे देखिए, अब देखिए ये जो अंडर रूट में है ना, 17 प्लस 15 जुड़ जाएगा, 32 आ जाएगा, और 17 माइनस 15 घट जाएगा, 17 में से 15 घट जाएगा, 2 बचेगा। तो ये आगे लिखने जा रहे हैं। देखिए स्किप कर रहे हैं इसे। देखिए अब यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए अंडर रूट 32 इंटू 2, ठीक है। अभी बताएं ना कैसे आया 32 बराबर 32 दूना 64 होता है ना, बराबर अंडर रूट 64 के। 64 किसका वर्ग है? और 64 को हम लोग अंडर रूट 8 का वर्ग लिख सकते हैं, ठीक है। और वर्ग हटाएंगे, मतलब अंडर रूट हटाएंगे तो आपका 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। अब यदि लंब बराबर 17 हो तो देखिए, यदि
लंब बराबर 17 तो कर्ण बराबर, आगे देखते हैं भाई इसके बाद आगे, यदि लंब बराबर 17 तो कर्ण बराबर अंडर रूट 17 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। ओके, 17 17 में 289 प्लस 15 15 में 225 अंडर रूट में भाई। अब दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा भाई 514, ठीक है, अंडर रूट में 514। अब स्पष्ट है कि 514 का मान 20 से अधिक है, ठीक है, 514 का मान 20 से अधिक है तथा 23 से कम है, अतः विकल्प नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ए केवल बी और सी, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, केवल बी और सी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 110 डिग्री है तो इसके अन्य कोणों के समद्विभाजकों के बीच बने कोण की माप क्या है भाई। चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट से। देखिए फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो स्टार्ट करते हैं भाई अपना कार्यक्रम आगे की तरफ। देखिए त्रिभुज ए बी सी में दिया है, क्या दिया है भाई, त्रिभुज ए बी सी बराबर 110, ठीक है, 110 डिग्री। अब त्रिभुज अब कोण ए बी सी, ठीक है, कोण ए बी सी प्लस कोण सी ए बी, कोण सी ए बी प्लस कोण बी सी ए बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 110 डिग्री, कोण ए बी सी बराबर 110 है ना, 110 डिग्री प्लस कोण सी ए बी प्लस कोण बी सी ए बराबर 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। आगे देखते हैं। देखिए तो कोण सी ए बी प्लस कोण बी सी ए बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, ठीक है, बराबर 70 के। अब त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में त्रिभुज ए डी सी प्लस त्रिभुज डी सी ए प्लस त्रिभुज सी ए डी, ठीक है, सी ए डी बराबर 180 डिग्री के। ओके, अब इसके आगे देखिए त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी प्लस त्रिभुज ए बी
त्रिभुज CAB प्लस, आप इस जो है डायग्राम को देखते जाइएगा, ठीक है, फिगर को, तभी आपको समझ में आएगा। प्लस त्रिभुज BCA अपान 2 बराबर के 180 डिग्री। ठीक, अब देखते हैं आगे। चूंकि कोण DCA प्लस कोण CAD त्रिभुज ABC के कोणों, ठीक है, त्रिभुज ABC के कोणों, कोण CAB प्लस कोण BCA का समद्विभाजक है, ठीक है, का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। अब त्रिभुज ADC प्लस 70 डिग्री अपान 70 है भाई, 70 डिग्री अपान 2 बराबर 180 डिग्री के। आगे देखते हैं, ये डिग्री है भाई, इसे आगे देखते हैं। देखिए, अब त्रिभुज कोण ADC, ठीक, कोण ADC बराबर 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री, कोण ADC बराबर 145 डिग्री। ओके, यही आपका आंसर है भाई। आगे देखते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर 20 सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए फिगर है दोनों। त्रिभुज PQR में PR बराबर 4 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर और RQ बराबर 6 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम है। किसके सर्वांगसम है भाई? चलिए देखते हैं। देखिए, एक मिनट, देखिए AB बराबर PR के, ठीक है, देखिए AB बराबर है PR के, ओके, 4 सेंटीमीटर। AC बराबर है PQ के, ठीक है, AC बराबर है PQ के, AC बराबर PQ के बराबर 5 सेंटीमीटर के, ठीक है, और BC बराबर BC बराबर 6 सेंटी, BC बराबर RQ के, ठीक है, BC बराबर RQ के बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। अब जो है त्रिभुज ABC सर्वांगसम है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है, स्पेस कम है भाई इसलिए नीचे लिख रहे हैं, त्रिभुज PRQ के, ठीक है, यस, ओके, सर्वांगसम। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, त्रिभुज PRQ के, ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक टंकी
घनाभ के आकार की है, ठीक है। एक टंकी घनाभ के आकार की है। इसमें अधिकतम 540 मीटर क्यूब पानी आ सकता है। यदि इस टंकी की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है तो इसमें पानी की गहराई कितने मीटर होगी जब यह 2/3 भरी हुई हो? बताइए भाई। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए लगाते हैं भाई। घनाभ यानी टंकी का आयतन बराबर का आयतन, घनाभ या टंकी का आयतन बराबर 540 मीटर क्यूब, ठीक है। 540 मीटर क्यूब। अब टंकी की गहराई कितनी है भाई? टंकी की गहराई, टंकी की गहराई बराबर टंकी की गहराई बराबर 540 अपान 8 गुणे 15, ठीक है। टंकी की गहराई बराबर 540 अपान 8 गुणे 15। काट पीट दीजिए भाई, ठीक है। काट पीट दीजिए, आपका आ जाएगा। काट लेना आप लोग, हम तो काटे हैं भाई, हम जान रहे हैं कितना आएगा। 4.5 मीटर, ठीक है। इतना आ जाएगा आपका काटने के बाद। अब जब टंकी 2/3, ठीक है, जब टंकी 2/3 भाग भरी है तब गहराई बराबर, ठीक है। गहराई बराबर 4.5 × 2/3, ठीक है। अब गुणा कर लीजिए, दशमलव भूल जाइए कुछ देर के लिए। 45 गुना 90, ठीक है। 90 3 से काट दीजिए, 3 त्रिक का 9, ठीक है। आ गया आपका 3 मीटर, ओके। यही आपका आंसर है भाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात 16:9। यदि छोटे त्रिभुज की परिमाप 63 सेंटीमीटर तो बड़े त्रिभुज की भुजा छोटे त्रिभुज की भुजा से कितनी अधिक बड़ी है? बताइए भाई, कितनी अधिक बड़ी है? जल्दी बताइए। छोटे समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर, छोटे समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर लिखते हैं भाई। देखिए, छोटे समबाहु त्रिभुज का परिमाप, जितना बोल रहे हैं उतना आप लोग याद रखिएगा। छोटे समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणे भुजा, ठीक है। 3 गुणे भुजा बराबर 63 के, ठीक है। अब भुजा बराबर 63 अपान 3 के, यानी 3 दूना 6, 3 त्रिक 3 एकम 3, 21, ठीक है। 21 सेंटीमीटर,
अब छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखिए √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है, इंटू भुजा स्क्वायर, कितना हो गया। अब भुजा स्क्वायर मतलब √3/4 इंटू भुजा कितना है भाई, 21 है ना, तो 21 का वर्ग हो जाएगा, 21 का वर्ग। अब वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 21 का वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखते हैं, देखिए अब बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 16 और छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 9, ठीक है। बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 16, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 9, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अब लिखते हैं बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3 इंटू 21 इंटू 21 अपान 4 गुणे 16/9, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए उसके आगे, देखिए √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा स्क्वायर। अब उसके बाद आगे देखिए √3 गुणे 3 अपान, भाई क्या ही बोल रहे हैं, 4 इंटू 21 गुणे 21, 1 मिनट, 21 गुणे 21 अपान 9, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है भाई, अब धड़ाधड़ काटते जाओ, ठीक है, 4 चौक 16। अब देखिए इसके बाद आगे नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, देखिए अब उसके बाद क्या होगा, भुजा स्क्वायर बराबर, ठीक है, भुजा स्क्वायर बराबर 21 गुणे 4 अपान 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। बड़े त्रिभुज का भुजा, बड़े त्रिभुज की भुजा, ठीक है, भुजा बराबर 21 इंटू 4 अपान 3, 3 सत्ते 21, 7 चौक 28, आ गया आपका 28, ठीक है। अब 28 सेंटीमीटर भाई, ठीक है, 28 सेंटीमीटर। अब दोनों भुजाओं का अंतर बराबर, ठीक है, देखिए दोनों भुजाओं, ठीक है, दोनों भुजाओं का अंतर बराबर, दोनों भुजाओं का अंतर बराबर कितना हो जाएगा भाई, 28 इंटू 21 बराबर 7 सेंटीमीटर के, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है,
जिसका परिमाप 6 पाई सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है तो इसकी संगत ऊंचाई सेंटीमीटर में है। क्या है भाई बताइए। वृत्त का परिमाप बराबर, चलिए देखते हैं। देखिए वृत्त का परिमाप बराबर 2 पाई आर के। ठीक है, 2 पाई आर बराबर 6, एक मिनट भाई, 6 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, अब वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या बराबर 6 पाई अपान 2 पाई, 2 तिहाई 6 बराबर 3 पाई, 3 पाई नहीं 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल, अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना भाई। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बराबर पाई इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई है भाई, इसको ऊंचाई समझिएगा, उपाई मत समझिएगा। थोड़ा सा भाई लाइन मिल गई एक में, गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, आगे लिख रहे हैं भाई। देखिए उसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू आधार कितना था 8, ऊंचाई ही रहेगी। ओके, अब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 3 का होल स्क्वायर पाई। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल यही है ना, वृत्त का क्षेत्रफल तो यही है ना भाई। अब बराबर 1/2 गुणे 8 गुणे ऊंचाई। अब देखिए ऊंचाई बराबर, ऊंचाई बराबर 9 पाई अपान 4 सेंटीमीटर के। ठीक है, एक मिनट भाई, देखिए 9 पाई अपान 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 पाई अपान 4 सेंटीमीटर बराबर, काट पीट दीजिए भाई, आपका आ जाएगा 2.25 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर नहीं है भाई, सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, 4 दूनी 8, 1 बच गया, फिर 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 5 20, वही आ गया ना 2.25 सेंटीमीटर। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, तो दोस्तों ये तो थे मैथ के
30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्वेश्चन, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका 30 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एक बात और कि अगर आप लोग अभी तक आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे और मिलता रहे। और अब तो भाई जी जान लगा देना है सीटेट में, ठीक है। आज से स्टार्ट है जी जान लगाना। 1 महीने बल भर के पूरी ऊर्जा पूरी शक्ति के साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग तैयार हो जाइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।